मैं तो अब भी मानता हूँ। कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता था कि जनता की भावनाएं कुछ होती थी और खापे कुछ फैसला ले लेती थी, जिसमें कि आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि आपने आंदोलन को बेच दिया। आम जनता की अगर हम बात करें तो लोगों का ये कहना होता है कि जिसको भी प्रधान बनाते हैं वही राजनीति में कूद जाता है और आम जनता को बेच देता है। बात करें मुद्दों की, तो जिन मुद्दों को लेकर खाप पंचायतें जनता के बीच में आती थी, वो मुद्दे भी अब कहीं ना कहीं राजनीति का रूप ले गए हैं और यहाँ तक कि अब उसकी वजह से पूरे प्रदेश का भाईचारा भी खराब हो गया। जैसे यूपी वालों की बात करो, यशपाल मलिक ने पहले इस मैटर में भुकाया। सबको ये पता है कि यशपाल मलिक ने कितना पैसा वहाँ लोगों से बटोरा। आपका लंबा अनुभव है उस, और हरियाणा के लोगों को बहुत समझदार माना जाता है, उसके बावजूद भी यूपी के लोग आते हैं और आपको भड़काकर चले जाते हैं। तो आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं? मैन साहब, आपने जिस प्रकार से राकेश टिकैत के बारे में कहा कि वो बीजेपी की सह के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार हरियाणा के लोग भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप हुड्डा साहब के इशारे पे काम कर रहे हैं। देखिए, हुड्डा के राज में आंदोलन चलाया है। जाट आरक्षण का आंदोलन था तो हुड्डा का राज में था, तो वो तो हुड्डा के खिलाफ ही था। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब से सेटिंग करके ही आप आंदोलन को चलाते हैं। देखिए, आप कहते हैं कि आपके ने बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं और आप कभी जेल में भी नहीं गए, लेकिन पूरे हरियाणा के जो युवा हैं, न जाने कितने ही बच्चे आज भी जेलों के अंदर वहां पे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये नेता थे, इनको एक दिन भी जेल के अंदर नहीं जाना पड़ा और हरियाणा को जेल में धकेल दिया। धनखड़ के नाम से नहीं बना वो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तो भारतीय जनता पार्टी का वो उसके अंदर उसकी आस्था थी, उसका उनका वर्कर कह लो, उनका लीडर कह लो, उसको उपराष्ट्रपति बना। धनखड़ों के नाम से नहीं बना उसको उपराष्ट्रपति। अगर आज कोई वो अपने आप को कहता है कि ये किसान और जाट का अपमान है, ना तो धनखड़ साहब किसान थे उस टाइम, जिस टाइम 750 किसान मरे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उस टाइम कहाँ गए थे? जब जाटों के ऊपर अत्याचार हुआ, जब उसी आंदोलन में, मैं जब कह रहा हूँ जाट आरक्षण आंदोलन जो 2016 में भड़का, वो कैसे भड़का, किसकी गलती से भड़का, उसके अंदर सब बीजेपी के लोगों की बात करें या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जितने फायदे या जितने अच्छे काम हम हरियाणा के लोगों के लिए कर रहे हैं, विशेष तौर से सभी को साथ लेकर, जाटों को भी साथ लेकर, इतने काम पहले किसी सरकार ने नहीं। समैन साहब, आपकी राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले से ही वहां पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करूंगा। मेरा जो काम बोलता है, मैं लोगों के बीच में रहता हूं और इसी वजह से एक बार फिर टोहाना की जनता मुझे बहुत भारी मतों से जिताएगी। देखिए, मैं तो आपको एक बात कह सकता हूँ कि चाहे वो देवेंद्र बबली है, चाहे वो सुभाष बराला है, ये तो अपने सुपने छोड़ दे। जितने भारी मतों से करे जीत हासिल करिए, हो सकता है उससे भी ज्यादा भारी मतों से चुनाव आ रहेंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष था ओम प्रकाश धनखड़, जाट कोटा के नायब सैनिक को लेकर आए हैं। वो सिर्फ चाल चलने के लिए कि हम 35-1 का खेल खेल ले, लेकिन जब पब्लिक पार्टी का काम है तो आपके पेट में दर्द क्यों नहीं? अगर हम पिछले 9-10 सालों की बात करें तो जो खापों का महत्व है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आपने प्रवक्ता की भूमिका निभाई है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे, क्या कारण रहा है? ऐसा ऐसा कुछ लोगों में एक आकांक्षा पैदा होगी राजनीति की, लोगों के साथ तालमेल बढ़ाने की, जी, जिसकी वजह से वो असल बात को छोड़कर राजनीतिक लोगों की बातों में ज्यादा विश्वास करने लग गए, उनकी बातों के अनुसार ही अपनी बातें वहां पंचायत के बीच में रखने लग गए, जिससे धीरे धीरे आदमी का अपना वजूद ढीला पड़ता चला गया। भारत की खापों के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूबे सिंह समैन अभी हमारे साथ मौजूद है। समैन साहब, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद, थैंक यू। आपका बिंदास हरियाणा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समैन साहब, अगर हम पिछले 9-10 सालों की बात करें तो जो खापों का महत्व है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आपने प्रवक्ता की भूमिका निभाई है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे, क्या कारण रहा है? देखिए, खापों का बड़ा अच्छा महत्व था। आज से तकरीबन को 13-14 साल पहले खाप अपना अपना वजूद रखती थी, तो हमने सारी खापों को एक मुद्दे के ऊपर इकट्ठा किया था जो गोत्र विवाद था जी, और उसमें सारा हरियाणा की, उसमें यूपी की भी शामिल थी, दिल्ली वाले भी शामिल थी, एक आध राजस्थान के भी, सबने मिलकर एक संगठन बना था जिसके नफे सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उनका स्वर्गवास हो चुका है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, कुलदीप डांडा जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे जी। उस टाइम। खापों ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी अच्छी मेहनत से जो इन खापों का एक वजूद अच्छा तैयार किया था,
और खप्पें जिस क्षेत्र में उतरती थी तो लोग उसका महत्व समझते थे, लोग उनकी इज्जत भी क्या करते जी। लेकिन समय ढलते ढलते कुछ लोग उसमें से जो है नी सियाने आदमी जो है नी भगवान को प्यारे हुए, दूसरे लोग उनकी जगह आ गए और आने के बाद जो है नी ऐसा ऐसा कुछ लोगों में एक आकांक्षा पैदा होगी राजनीति की, लोगों के साथ तालमेल बढ़ाने की, जी। जिसकी वजह से वो असल बात को छोड़कर राजनीतिक लोगों की बातों में ज्यादा विश्वास करने लग गए, उनकी बातों के अनुसार ही अपनी बातें वहां पंचायत के बीच में रखने लग गए, जिससे धीरे धीरे आदमी का अपना वजूद ढीला पड़ता चला गया। जी। तो उसके बाद फिर जो है नी काफी कोशिशें की हैं कि भाई इन चीजों से थोड़ा, किसी ने राजनीति में हिस्सा लेना है तो लो, देखो उसमें कोई रह नहीं सकता बगैर हिस्सा लिए, बट उसके अंदर खाप का प्रयोग मत करें कि भाई मेरी खाप मेरे साथ है और मैं राजनीति में इस साइड में है, फलानी पार्टी का समर्थन करूंगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जी समन साहब, आम जनता की अगर हम बात करें तो लोगों का ये कहना होता है कि जिसको भी प्रधान बनाते हैं वही राजनीति में कूद जाता है और आम जनता को बेच देता है। नहीं देखो, ये बात हुई थी कि वे पद पर रहते हुए उसका प्रयोग ना करे, और आपने राजनीति में रहना है, किसी की सपोर्ट करनी है तो अपने स्तर पर करे, ये हमने फैसला किया था। बट ये नहीं है कि उस पद को लेकर के कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति ये कहे कि मेरे साथ फलानी खाप का प्रधान है, मेरे साथ फलानी खाप का प्रधान है, उस प्रधान पद को जो है ना उसका प्रयोग ना करे। अगर आपने पूर्ण रूप से राजनीति में आना है तो आप बेशक से उस पद को छोड़कर आराम से राजनीति में आ सकते हो, कोई रुकावट नहीं, लेकिन पद का दुरुपयोग ना करें, जिसमें ये सच्चाई है कि कुछ लोगों ने उस पद पर रहते हुए, चाहे पब्लिक का उसको इस बात का समर्थन ना हो, बट उसने अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा महत्व घटता चला गया। सुमन साहब, अगर हम खापों के महत्व की बात करें तो महत्व आपने बताया कि राजनीति की वजह से खत्म हो गया, लेकिन वहीं अगर हम बात करें मुद्दों की, तो जिन मुद्दों को लेकर खाप पंचायतें जनता के बीच में आती थी वो मुद्दे भी अब कहीं ना कहीं राजनीति का रूप ले गए हैं, और यहाँ तक कि अब उसकी वजह से पूरे प्रदेश का भाईचारा भी खराब हो गया। देखिए, जो खाप पंचायतें थी बेसिकली तो वो सोशल कामों के लिए थी, सामाजिक जो भी कार्य थे उनके लिए थी, गांव के अंदर अपना इलाके के अंदर शांति व्यवस्था को कायम रखना हो उसके लिए थी, आपस के झगड़े मिटाने के लिए थी। लेकिन जब ये गोत्र विवाद का मैटर आया या कुछ जातीय विवाद पैदा हुए तो वहां उन्होंने उचित समझा कि हम इसके अंदर इंटरफेरेंस करके इसके हालात को हम काबू करें। जी, जैसे एक बार मिर्जपुर में हुआ था, उसके अंदर भी काफी अच्छी भूमिका निभाई, या कोई और मुद्दे आए, धनौरी जैसे मुद्दे आए, वहां भी उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन ये बात सही है कि भी उन चीजों को छोड़कर जब राजनीति की तरफ ज्यादा बढ़ जाओगे आप और असली मुद्दे छोड़ दोगे तो कुदरती बात है कि उस चीज का कमजोरी तो आएगी। जी समन साहब, कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता था कि जनता की भावनाएं कुछ होती थी और खापे कुछ फैसला ले लेती थी, जिसमें कि आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि आपने आंदोलन को बेच दिया। देखिए, अब कहने वाले को तो किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन मैंने जितनी बार भी आंदोलन चलाया और मैंने जब भी आंदोलन को लीड किया, जाट आरक्षण के आंदोलन को लीड किया, चाहे गोत्र विवाद के आंदोलन को लीड किया, ये तो भगवान ही साक्षी है कि उसको पता है कि भी किसी ने क्या किया है। लेकिन मैं अपने दम पे कह सकता हूँ, मैं एक चीज का हमेशा ही खिलाफ रहता हूँ, धोखा देने के और पाप करने के। मैं आज भी खिलाफ हूँ, पहले भी खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को मेरी बात की सच्चाई सामने आई कि भी ये इस टाइप का आदमी नहीं है, इसके ऊपर आरोप गलत लगते रहे हैं। क्यों कुछ लोग भावना में भाग है, उत्तेजित होकर गलत आदमियों के पीछे लग गए, और जब उस गलत आदमी को हमने किसी प्रकार की रोकने की कोशिश की तो लोगों ने हमारे ऊपर ही रोप लगाने शुरू कर दिए, और बाद में लोगों को ये समझ में आई कि वे नहीं, ये सही था, जिसका के पीछे लग कर हम इसको गलत करे थे वो आदमी गलत थे। सुमन साहब, आपका लंबा अनुभव है और हरियाणा के लोगों को बहुत समझदार माना जाता है, उसके बावजूद भी यूपी के लोग आते हैं और आपको भड़काकर चले जाते हैं, तो आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं? मैंने तो बहुत पहले ये बात आपको अभी भी कही है कि कुछ लोगों की बातों में हमारे लोग आगे थे और उनकी बातों में आके हमारे ऊपर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। जैसे यूपी वालों की बात करो, यशपाल मलिक ने पहले इस मैटर में भुकाया, सबको ये पता है कि यशपाल मलिक ने कितना पैसा वहां लोगों से बटोरा, उसका किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आज के दिन मान के चलो आप, जैसे मीडिया एक पार्टी का प्रचार करता है, तो मीडिया के पास एक सोर्स है, मीडिया का सोर्स है, लोग उसी को देखते हैं, उसी को सुनते हैं। बिल्कुल। तो इसी प्रकार जो है ना, उसके अपने जो आदमी जिसने अपने संगठन तैयार किया हुआ था
वो लोग उसका प्रचार किया करते, वो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, इसलिए लोग उन्हीं की बात सुनते थे। हमने कभी ऐसा संगठन तैयार नहीं किया कि भाई जो हमारे लिए प्रचार करे। हमने कभी हम अपनी आत्मा से साफ काम करते हैं, हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं। उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया जिसकी वजह से जो है नहीं हमारे प्रांत के लोग बकावे में आए, लेकिन बाद में उनको समझ में आता रहा उसका कोई फायदा नहीं, जब नुकसान हो लिया। चाहे वो किसान आंदोलन की बात है, हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन पंजाब के लोग आए थे जी पंजाब के लोगों के पक्ष में हमने सबसे पहले मैंने अपने गांव से आवाज उठाई कि इन लोगों का साथ दो जी। और इनका साथ नहीं, हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि हम अपने उसके लिए कौम के लिए अपना समाज के लिए लड़े और वर्ग के लिए लड़े। फिर मैंने जींद के अंदर मीटिंग बुलाई 2 तारीख को, सारी खापों की तरफ से आह्वान किया कि हम साथ देंगे, और वो हरियाणा के अंदर एक जागृति आई। लेकिन हम लोग इसलिए पीछे ज्यादा हट गए, आगे नहीं आए, क्योंकि भी काम किसान यूनियन का था। किसान यूनियन को हमने कोऑपरेट किया, हमने किसान यूनियन की अगवानी नहीं करी, अगवानी किसान यूनियन के लोगों ने करी। मगर किसान यूनियन के लोग भी आपस में, आपको पता ही है सारी बात कैसे हुई कैसे नहीं। ऐसे ही आप मान के चलो, बीच में जब यूपी के जो मिस्टर राकेश टिकैत हैं, रात के उनके साथ जो हुआ, यूपी के लोग तो वहां कम आए, हरियाणा उनके लिए भाग लिया। हमने कहा फिर भी कोई बात नहीं, कोऑपरेट करना चाहिए अगर सरकार किसी के साथ ज्यादती करती है। मगर वहां हमें दुख हुआ कि वो व्यक्ति जब हमने सारा नेशनल मीडिया का बाइकाट किया हुआ था कि नेशनल मीडिया हमारी कवरेज नहीं करेगा, कहीं भी एंटर भी नहीं करने दिया, किसी धरने पे नहीं करने दिया। बट राकेश टिकैत जो था वो जो है नहीं, उनके साथ जो ये अंजना ओम कश्यप है या दूसरी रोड के ऊपर खड़े होके, रोड के ट्रैक्टरों पे चढ़ के रोड के ऊपर और ट्रैक्टरों पे चढ़ के उसको इंटरव्यू दिए है। एक बार नहीं, अनेकों बार इंटरव्यू दिए है। तो वहां ये बात आई कि ये तो ऐसा लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इसको ना तैयार कर रखा हो, ताकि इसकी ही आवाज चलती रहे, जो आम लड़ने वाले लोग उनकी आवाज आगे ना आए। तो मतलब सूबे सिंह समैन की नजर में राकेश टिकैत बीजेपी की तरफ से काम कर रहा है? मैं तो अब भी मानता हूं, क्योंकि जब लखीमपुर के अंदर जो मैटर हुआ, बताओ कोई बंदा दूसरे को साथ लेके गया, वो किसी को भी साथ लेके नहीं गया। और लखीमपुर में जाके जो है नहीं, इवन मेरे ख्याल जो हरियाणा का ये मिस्टर चंडूनी है, ये भी नहीं पहुंचने दिया, उससे पहले समझौता कर लिया। ये तो अंडरस्टूड है। तो देखो, क्योंकि ये लोग जो आज भी मिले हुए हैं, पीछे से इन्होंने एक उद्घाटन भी कराया, अजय सिंह से भी उद्घाटन कराया। और आज के दिन आपने देखा होगा कि जो यूपी के चुनाव हैं, उनके अंदर क्या बदल रहा है इन लोगों का। यूपी के चुनाव में जैसे ये जयंत को सपोर्ट करने की कह रहे थे, लेकिन कहीं भी सपोर्ट नजर नहीं आई। वो तो सीट देख लो आपके सामने कितनी सीटें आई हैं जयंत चौधरी की। तो ये लोग तो दिखावा कुछ करते हैं और अंदर खाने कुछ होते हैं। हमारे लोगों का बेवकूफ बनाने में माहिर है। हमारे लोगों को ये कमजोरी है कि वो अपने वाले को तो अच्छा समझते नहीं, दूसरे को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए हम मार खा रहे हैं। समैन साहब, आपने जिस प्रकार से राकेश टिकैत के बारे में कहा कि वो बीजेपी की सह के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार हरियाणा के लोग भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप हुड्डा साहब के इशारे पे काम करते हैं। देखिए, मैं तो अभी तक ना तो हुड्डा को ज्वाइन किया, मैंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। बेसिकली मैं जन्मजात तो मैं कांग्रेस के वोट देता आ रहा है मेरा परिवार, और मैं तो ये कहता हूँ जब मैं पैदा हुआ मेरा परिवार कांग्रेस में था। लेकिन उसके बाद जब मैं सोशल मैटर में आया तो मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। वोट तो एक अपना किसी को भी दे दो, आप जो भी ठीक लगता है उसको दे दो, बट किसी पार्टी का मैंने कोई प्रचार कभी नहीं किया। और हुड्डा साहब ने आज तक कभी भी मेरे को किसी प्रकार का भी ये बात नहीं की कि आप ऐसे आंदोलन चलाओ। या मैंने हुड्डा के राज में आंदोलन चलाया है। जाट आरक्षण का आंदोलन था तो हुड्डा का राज में था, तो वो तो हुड्डा के खिलाफ ही था। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब से सेटिंग करके ही आप आंदोलन को चलाते हैं। देखिए, हुड्डा साहब के साथ सेटिंग होती तो हमें मिलता क्यों? 23 और 24 तारीख की जनवरी को हमारा जो आंदोलन हुआ, जिसमें जो हमारी नोटिफिकेशन हुई, उसमें 23 तारीख को तो ईबीपी की हुई और 24 तारीख को जाट, बिश्नोई, जट सिख, मूड़ा जाट और रोड त्यागी इनकी हुई। तो अगर वो ऐसी बात ना होती तो हम क्यों मांगते? फिर केंद्र में लड़ाई हमने लड़ी तो 4 मार्च को हमारी केंद्र में हुई। हमारा तो लक्ष्य था आरक्षण को प्राप्त करना। हुड्डा चाहे प्यार से दे चाहे हुड्डा लड़ाई से दे, हमने अपना आरक्षण लेना था। हमने किसी को ये नहीं था कि मरना या मरवाना हो या किसी को जो है बच्चे मरवाने, वो काम हमने नहीं किया। हम तो अपना लक्ष्य के लिए चले थे, लक्ष्य हमने प्राप्त किया। आप जेल में गए हैं किसी आंदोलन में? देखिए, जेल की हमें इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने कोई ऐसा आंदोलन में कोई कदम उठाया हमारे टाइम के अंदर जो हमने आंदोलन किया, उसमें कहीं भी ऐसी नौबत नहीं आई कि भाई किसी को जेल में जाना पड़े। इवन में हमारे टाइम के अंदर एक बार जो है माइजड़ के अंदर जो है हुआ था, जिसमें
गाजूवाड़ा में माइयड़ में कुछ लोग पकड़े थे। हमने आंदोलन करके उसी टाइम जब उनको रात को पकड़े, हमने अगले दिन उनका केस डिस्चार्ज कराकर उनको छुटवाया। समन साहब, आप कहते हैं कि आपके ने बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं और आप कभी जेल में भी नहीं गए, लेकिन पूरे हरियाणा के जो युवा हैं, न जाने कितने ही बच्चे आज भी जेलों के अंदर वहां पे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये नेता थे, इनको एक दिन भी जेल के अंदर नहीं जाना पड़ा और हरियाणा को जेल में धकेल दिया। देखिए 2016 में जो आरक्षण का आंदोलन हुआ, खा पंचायतों ने या जाट आरक्षण के जो लोग थे उन लोगों ने 9 फरवरी 2016 को ये फैसला कर लिया था कि 31 मार्च तक का टाइम सरकार ने मांगा था, दे दिया था। इन बिटवीन 14 तारीख को सांपला में एक रैली हुई, रैली के अंदर मामला भड़क गया। कौन लोग भड़काने वाले कौन थे ये नहीं, आरक्षण के जो लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, जो खापों के चौधरी लोग थे, वो इस चीज के हक में नहीं थे। उन लोगों से आंदोलन को हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद वो आंदोलन जो है ना धीरे धीरे 2 या 3 दिन के अंदर उग्र रूप धारण कर गया, जिसमें खाप के लोग तो इस बात को शांति के लिए कहते रहे, भी इसको जो है ना उग्र मत होना, जो उग्र होगा तो नुकसान हो जाएगा। मतलब आपने चाल कुछ चली थी और बन गया कुछ, नहीं हो गया कुछ। हमने चाल कुछ नहीं चली, हमने चाल चली थी सिर्फ ये कि भी हमारा 31 तारीख का तक टाइम दे देते हैं, 31 तक सरकार कुछ नहीं करती तो हमने ये बयान दिया था कि अगर 31 मार्च तक सरकार नहीं करेगी फिर हम आंदोलन को और चलाएंगे तेज। आंदोलन हम प्रजातांत्रिक तरीके से चलाएंगे, हम किसी प्रकार की साड़ फूक के हक में नहीं थे, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। लेकिन उसमें जो भी घटना घटी वो अचानक घटी या संयोजन था उसके लिए, या किसी ने उसके पीछे बैक थी, वो मालिक जाने। लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना उसमें हमने ये विरोध जरूर किया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो झगड़ा हुआ या अभिमन्यु कोठी फूकी इसमें हुड्डा का या दीपेंद्र का था, हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समन साहब, इतने बड़े आदमी ऐसा नहीं कर सकते। समन साहब, आप लोगों के ऊपर, खाप चौधरियों के ऊपर, किसान नेताओं के ऊपर एक आरोप और लगता है कि आप लोगों की वजह से ही 35-1 हुआ है। देखिए ना, कोई 35-1 हुआ, ये लोगों की गलत सोच है, गलत प्रचार है, हमारे लोग गलत प्रचार करते हैं। अगर 35-1 होता तो मेरे अपने गांव के अंदर पिछले चुनाव के अंदर जैसे बबली जीते है, वो 2700 वोटों से जीता है, 4000 वोट लेता है 6500 में तय, जबकि हमारे वोट इतने है भी नहीं जाटों के, तो कैसे मान लोगे कि आप 35-1 हुए? आपके इसके 47,000 से ये दुष्यंत जीते हैं, तो कहाँ गए वो 35-1? आपके 37,000 से नरवाना जीते हैं, कहाँ गया 35-1? आपके कांग्रेस के लीडर जो 52-53-54 से हुड्डा साहब जीते 58,000 से, कहाँ गया 35-1? ये तो बकवासबाजी है, कोई 35-1 नहीं हुआ। लोग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भाईचारा के हिसाब से वोट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वहां आपका जाट या ब्राह्मण या बनिया या नाई तेली धोबी जो भी है, खाती लोहार और कुम्हार जो भी हैं, उनका आपस में भाईचारा है। ये तो इन लोगों ने प्रचार खुद करके है कि ताकि हम इसका लाभ, ये बीजेपी के लोगों ने सरेआम करे है। पहले उसको अपना राजकुमार सैनी को आज्ञा किया, अब किसी और को कर देंगे। आज ही देख लो आप, भारतीय जनता पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष था ओम प्रकाश धनखड़, जाट कोटा के नायब सैनी को लेकर आए हैं, वो सिर्फ चाल चलने के लिए कि हम 35-1 का खेल खेल ले। लेकिन जब पब्लिक, पार्टी का काम है तो आपके पेट में दर्द क्यों? नहीं, पार्टी का काम नहीं है वो। पार्टी का काम तो मैं मानता हूं कि पार्टी अपना खेल खेल रही है, तो ये 35-1 भी तो पार्टी का काम है। जो 35-1 का नारा दे रही है भी पार्टी देने लग रही है। 35-1 का ऐसा कोई हमारा है नहीं। 35-1 का तो वो होता है कि आपस में किसी के गाँव में आंख न मिले। इलेक्शन में 35-1 क्यों होंगे? फिर तो 35-1 रहेंगे तो दूर तक रहेंगे। समन साहब, आजकल हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, 2 सबसे अहम मुद्दे हैं। एक तो ये कि खिलाड़ी जो है अपने मेडल वापस दे रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो धनखड़ साहब के ऊपर मिमिक्री की जाती है। तो आप कौन से पक्ष को सही मानते हैं? देखिए, दोनों बात हैं। जैसे धनखड़ साहब ने अपना रोल अदा किया, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के सभापति है जी। जो राज्यसभा का सभापति है वो राज्यसभा को चलाता है, लोकसभा का अध्यक्ष चलाता है लोकसभा को। उन लोगों को जब बना दिया जाता है तो एक है कि वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं रहते, उनका जो अंदर है वो तो रहता है पार्टी से संबंधित, बट नियम के अनुसार वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते। धनखड़ साहब ने बड़ा रोल गलत किया कि किसी को इस तरह राज्यसभा से बाहर निकालोगे, लोकसभा से निकालोगे तो पब्लिक की आवाज कौन उठाएगा? अगर विपक्ष ने पब्लिक की आवाज उठाई और उन्होंने ये कहा कि भी ये जो बाहर जो हुआ है प्रदर्शन जिसने इनको पास दिए हैं, आप उस व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का था, तो सभापति को भी चाहिए, सभापति को चाहिए था कि उस बात के ऊपर बहस होने देनी चाहिए थी। वो नहीं, जब वो बहस की मांग कर रहे थे
उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करे थे तो सभापति जी नाराज हो गए। समन साहब, आपके खिलाफ भी विरोध उठ सकता है क्योंकि जो धनखड़ खाप है उन्होंने उपराष्ट्रपति का समर्थन किया है और हो सकता है कि आपकी इन बातों के बाद वो आपका भी विरोध कर दें। देखिए धनखड़ साहब तो पता नहीं किसके खिलाफ कर देंगे, धनखड़ों के तो उनकी मर्जी है, कोई किसी के खिलाफ करे। किसी ये ना तो ये बेवकूफी होती है कि किसी गोद से बांध के किसी पद को रखना। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। कल ने जेपी दलाल का दलालों ने बहिष्कार किया था किसान यूनियन में, वो भी तो दलाल थे जिन्होंने जेपी दलाल का किया था, लेकिन लोग उसको भी बुलाने लग रहे हैं, दूसरे लोग बुलाने लग रहे हैं। धनखड़ का कोई धनखड़ के नाम से नहीं बना वो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तो भारतीय जनता पार्टी का वो उसके अंदर उसकी आस्था थी, उसका उनका वर्कर कह ले, उनका लीडर कह ले, उसको उपराष्ट्रपति बना। धनखड़ों के नाम से नहीं बना उसको उपराष्ट्रपति। अगर आज कोई वो अपने आप को कहता है कि ये किसान और जाट का अपमान है, ना तो धनखड़ साहब किसान थे उस टाइम, जिस टाइम 750 किसान मरे तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उस टाइम कहाँ गए थे? जब जाटों के ऊपर अत्याचार हुआ, जब उसी आंदोलन में, मैं जब कह रहा हूँ जाट रक्षा आंदोलन जो 2016 में भड़का, वो कैसे भड़का, किसकी गलती से भड़का, उसके अंदर 30-32 लोग मारे गए जिसमें 22-23 जाट थे। तब धनखड़ साहब कहाँ चले गए थे? धनखड़ साहब को आज सिर्फ जात और वो तब याद आई है जब उसको पता है कि मैं गलत राही पे चल पड़ा। सभापति होते हुए उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। पहला भारतवर्ष के अंदर पहला इतिहास है कि लोकसभा और इस दोनों के अंदर 146 आदमी जो है नहीं निष्कासित हो। ये पहला है आज तक जब मैं अपनी उम्र से सुनता आ रहा हूँ, उससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। समन साहब, बीजेपी के लोगों की बात करें या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जितने फायदे या जितने अच्छे काम हम हरियाणा के लोगों के लिए कर रहे हैं, विशेष तौर से सभी को साथ लेकर, जाटों को भी साथ लेकर, इतने काम पहले किसी सरकार ने नहीं किए। मुख्यमंत्री से झूठा इस देश में कोई नहीं है, इस प्रांत में सबसे झूठा आदमी है। आज जितने भी, चाहे चौटाला मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने कभी भी जात पात का खेल नहीं खेला। चाहे चौरवंशी लाल रहे हो, उनके इतिहास उठा के देखो आप। उनके अपने निजी स्टाफ के अंदर शायद 20 आदमियों में से जो टॉप की पोस्ट होती हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिप्टी, एडिशनल, ओएसडी, आपके पीए, जितने भी लोग हैं उनके अंदर 20 में से 2 जाट मिलते थे, बाकी 9 जाट मिलते थे जी। आज के दिन अगर किसी ने इस तरह का खेल, गंदा खेल रचा है, वो खेल रचा है आपके मनोहर लाल खट्टर ने। आप उठा के देखो, चीफ सेक्रेटरी कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीनियर कौन है, आपके डीजीपी कौन है, आपके एडवोकेट जनरल कौन है, जो हरियाणा की टॉप क्लास पोस्ट है, वो भी तो अरोड़ा जाति से भरी हुई है। और तो दूसरों के ऊपर वो कैसे कह देंगे? आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि उस टाइम तो जाटिज्म था। आज पूछो कौन सा इज्म है? तो इसने तो जाटों को सारा को दरकिनारा कर रखा है। जितने भी अधिकारी हैं जाटों के सीनियर, सारे जो है नहीं दरकिनारा कर दिया। किसी को रीएम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक व्यक्ति ने छोड़ के, सिर्फ देवेंद्र सिंह है कि जिसको इसने रीएम्प्लॉयमेंट इरिगेशन के लिए दे रखी है, अदरवाइज किसी को दे रखी। ये खुद ही जाटों के तो इतना खिलाफ है, बेहद खिलाफ है कि आज अगर ये जाटों के खिलाफ नहीं तो 35 का नारा किसने लगाया? 35 का नारा तो ये लगाने लग रहा है, खट्टर साहब ही लगा लग रहे। मुख्यमंत्री ने अपनी जुबान से कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहता? मुख्यमंत्री के तो मैं अगर अंदर की बात ऐसे बता दूं कि ये तो बैठ के अपनी सेटिंग आप बताते हैं, कहते हैं ठीक है कूण में लगा रखे नहीं जाट, देखो कैसे लगा रखे, लगाता रहे। ये आप लोगों की सोच हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये सच्चे कह रहे हो मैं। अब अंदर की बातें हैं सारी। और यहाँ तक जब इसको ये दिखाई दिया कि आज जो है निश्चित दूसरे वर्ग भी, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का है, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट का वर्ग है, चाहे ब्राह्मण बढ़िया खिलाफ है, अब इसको ये दिखाई देगा कि तुम्हारी ये बार बार ये चाल नहीं चलेगी 35 वाली। अब इन्होंने कहना शुरू करा है कि हाँ जाट की जो है नहीं वो इंसल्ट कर दी, जाट के साथ ये कर दिया। जाट के प्रति तो हमदर्दी कहीं है नहीं इनकी। अंतिम प्रश्न प्रधान साहब, सुना है कि आप टोहाना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए अभी तो ना तो मैंने कोई किसी पार्टी को ज्वाइन किया, बट मैं ये जरूर है कि मैं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के खिलाफ हूँ। चुनाव अगर लोग मेरे साथी मेरे को बार बार कह रहे हैं कि भाई इस बार तो आपको लड़ना चाहिए, इतने साल हो गए आपने कभी नहीं लड़ा। मेरे टाइम आए 87-88 में टाइम आया, मैं उसमें मेरी टिकट जो है ना उस टाइम में लोग मतलब थोड़ा सा लोक दल वाले मेरे को दे रहे थे, फिर मैं वो अलायंस में चली गई। मैंने कोई वो नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम उनका असल में ऑफिशियल वर्कर भी नहीं था। लेकिन मेरे को ये जरूर कहा था कि भाई आप तैयारी करो। 2014 में आया, मैंने जवाब दे दिया, मगर भाई नहीं, मैं नहीं लड़ता किसी पार्टी से। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं समय मिला कोई तो देखेंगे। आपने अभी कुछ समय पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था और कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी की
टिकट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहरबानी से टोहाना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, अब अगर चुनाव लड़ना पड़ गया तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, फिर तो कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे। और जहां तक हुड्डा साहब का कार्यक्रम की बात है, वो तो सरपंच एसोसिएशन ने करा था, लेकिन सरपंच एसोसिएशन के अंदर जो है नहीं, हमने उनको ये जरूर सहयोग कराया है कि भाई वहाँ जैसे भी एक दल से अगले सहयोग करना चाहिए, वो किया है। क्योंकि हुड्डा साहब ने जो वहाँ विपक्ष के रूप में वहाँ एक आए और उन्होंने उनको बुलाया कि सरकार तो हमारी बात सुन नहीं रही, कम से कम विपक्ष जो है नहीं सरपंचों की बात को सुनो। उस प्रोग्राम में बुलाया था, हमने उनको सहयोग किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। समैन साहब, आपकी राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले से ही वहां पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करूंगा। मेरा जो काम बोलता है, मैं लोगों के बीच में रहता हूं और इसी वजह से एक बार फिर टोहाना की जनता मुझे बहुत भारी मतों से जिताएगी। देखिए, मैं तो आपको एक बात कह सकता हूँ कि चाहे वो देवेंद्र बबली है, चाहे वो सुभाष बराला है, ये तो अपने सपने छोड़ दें। जितने भारी मतों से करे जीत हासिल करिए, हो सकता है उससे भी ज्यादा भारी मतों से चुनाव हारेंगे इस बार। पब्लिक ने ये मन बना लिया है, और खास करके इन लोगों का जो रवैया है, जो लोगों से बात करने का रवैया है, वो लोग अंदर खाने इतने नाराज हैं कि वो वेट करे हैं कि कब चुनाव आए, कब इनको हिसाब किताब चुकता करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर हाल में इनके खिलाफ रहेंगे। देखिए, मैंने तो इनके खिलाफ रहना है, मैं तो जब चुनाव लड़ने का मन बना रहे हो तो मैं खिलाफ ही रहूंगा, इनके हक में कैसे चलूंगा। लेकिन जब भी कोई कांग्रेस पार्टी किसी को टिकट देगी तो, और तो कोई पार्टी है नहीं, हराए तो कांग्रेस पार्टी ही, तो उसमें हम इनको हराने का काम करेंगे, चाहे वो किसी को दे किसी को ना दे। तो आपकी नजर में क्या लगता है, बीजेपी को अब की बार 2024 के चुनाव में हरियाणा में मात मिल सकती है? मैं तो कहता हूँ कि पहले तो इनको पार्लियामेंट में मात देनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट में परमात्मा करे, भगवान ये सोचे कि भाई यहाँ पाप लोगों ने इतना बढ़ा रखा है, और पृथ्वी पे से पाप मिटाने के लिए जब जब भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो मुझे लगता है कि अब भगवान की नजर भी हो चुकी है कि इन पापियों को यहाँ से हटाओ। और जब ये पार्लियामेंट से चले जाएंगे तो फिर मुझे पता है कोई जरूरत ही नहीं कहने की, फिर तो ये मान के चलो कि बीजेपी ढूंढती फिरेगी हमारी को सीट आएगी न्याय हरियाणा में। लेकिन तीन राज्यों के अंदर जीत के बाद ये अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। वो इनकी जीत नहीं, जो तो ईवीएम की जीत है। मैं कहता हूँ पाप है नहीं, ये पाप काफी देर तक नहीं चला करता। चोर चोरी करते हैं 3 बारी 4 बारी, लेकिन कहीं ना कहीं कभी तो परमात्मा उसको भी पकड़वा देता है नहीं जी। तो इनकी चोरी जो है ना कभी न कभी तो पकड़ी जाएगी। जी बिल्कुल। ये थे भारत की खापों के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबह सिंह सैमान, जिनका साफ तौर से कहना है कि खापों की तरफ से उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जनता की जो मुख्य मांगे थी, समस्याएं थी, उनको उठाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि वो बात अलग है कि यूपी के लोग आते थे और हरियाणा की जनता को बहकाकर चले जाते थे। इनका इससे भी एक कदम आगे ये भी कहना है कि इनके ऊपर जो लोग आरोप लगाते थे, जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार की बात कहते थे, जो के ऊपर कांग्रेस के साथ सेटिंग के आरोप लगाते थे, अब उन लोगों की भी आंखें खुल चुकी है और वो भी ये मानते हैं कि सुबह सिंह सैमान निश्चित रूप से जनता के साथ था और इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। अब इससे भी एक कदम आगे इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये टोहाना से आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकेंगे और वहां से जीत हासिल करेंगे। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ये किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और क्या देवेंद्र बबली और सुभाष बराला का रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।